नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण से भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है? भाषा ना होती तो क्या होता? ये सारे सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं ना, कि भाषा हम किसे कहेंगे, भाषा आखिर है क्या, और हमें सबसे पहले भाषा के ही बारे में क्यों जानना होता है। तो इन सभी के उत्तर ये हैं कि यदि भाषा ना होती, यदि हमारे पास शब्द या वर्ण, वाक्य ना होते, तो हम अपने विचारों को सही प्रकार से दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते और ना ही दूसरों के विचारों को हम समझ पाते। इसलिए भाषा का आविष्कार हुआ होगा, है ना। लेकिन भाषा एकदम से थोड़े उत्पन्न होगी। भाषा के लिए लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ा होगा, तब जाकर के भाषा का आविष्कार हुआ। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था, उस समय भाषा लोग जानते ही नहीं थे क्या होता है। लेकिन जब हम अपनी बात है, अपने विचार हैं, अपनी कुछ चीज़, अपनी कोई संकेत को हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम कोई ना कोई माध्यम तो अपनाएंगे। जैसे हमने किसी को आवाज़ दी, अब वो बुलाना चाहते हैं, तो हम उसको हाथ के इशारे से बुला लेंगे कि इधर आओ, और मुंह से शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इशारे से हमने बोल दिया। या किसी को भगाना है तो हमने किसी चीज़ की आवाज़ कर दी, इससे जानवर भाग गए। तो इस तरह से लोग पहले कई तरीके अपनाते थे और अपनी बात को प्रकट करने की। जैसे किसी से मदद मांगनी है तो उसको आवाज़ देते थे, चीखते थे। तो ये भी भाषा का ही एक रूप था। लेकिन उन सब से हम अपनी बात पूर्ण रूप से दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मनुष्य ने क्या किया, धीरे धीरे जो भी ज़रूरतें होती गई, तो उसके अंदर ये व्याकुलता बढ़ती गई कि हमारे अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, लेकिन उसको हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएं। इसलिए उसने क्या किया, चित्र बनाए, विभिन्न प्रकार के संकेतों का आविष्कार किया, विभिन्न प्रकार संकेतों के द्वारा दूसरों तक अपनी बात पहुंचाई, विभिन्न ध्वनियों के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई। समय बढ़ता गया, लोगों की समझ बढ़ती गई, और इसके साथ ही साथ लोगों के अंदर टूटे फूटे शब्दों का, वर्णों का विकास हो गया। फिर लोगों ने क्या किया, टूटे फूटे थोड़ी छोटे मोटे शब्दों के से वाक्यों के रूप में अपनी बात को कहना आरंभ कर दिया, लेकिन वो पूरी बात नहीं पहुंच पाई। तो ऐसे टूटी फूटे शब्दों में जब लोगों ने अपनी बात को कहना आरंभ किया, तो उसे हमने रूप दिया, उसे नाम दिया मौखिक भाषा। ठीक है, तो इस तरह से हम भाषा को आपने समझ लिया। इस तरह से भाषा का जन्म हुआ, और भाषा हमारे लिए इसलिए आवश्यक बन गई कि हम अपने विचार, अपने भाव दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरे के विचारों को समझें। इसलिए भाषा हमारे लिए पढ़ना, जानना, समझना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से देखा आपने कि जो मौखिक भाषा है वो अस्थाई, इसका रूप स्थायी नहीं होता है, और जो लिखित भाषा होती है उसका रूप स्थायी होता है। मौखिक भाषा के और रूप देखिए, हम फिल्म आदि देखते हैं, वो भी मौखिक भाषा है। कोई प्रतियोगिता में वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, भाषण देते हैं, कविता सुनाते हैं, कोई गीत सुनाते हैं, तो ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा में क्या है, हमने अखबार पढ़ा, समाचार पत्र पढ़ा, कोई पत्रिका पढ़ी, परीक्षा में हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, वो भी लिखित भाषा हुई। तो इस तरह से हमने अपने विचारों को जब बोलकर प्रकट किया या सुनकर समझा तो मौखिक भाषा, और जब उन्हीं विचारों को हमने लिखकर या पढ़कर समझा या समझाया तो वो लिखित भाषा होगी। अब भाषा का तो रूप विस्तृत होता है। संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना, क्योंकि हर जगह आविष्कार हुआ। जहाँ इंसान है वहाँ भाषा है, जहाँ मानव है वहाँ भाषा है। तो भाषा को हम देखते हैं कि भाषा के रूप भी हैं कई। क्या रूप हैं? मातृभाषा, इसको मौखिक लिखित के अलावा हमने इसका देखा, मातृभाषा नंबर 1,
नंबर 2 राष्ट्रभाषा और तीसरा राजभाषा। ठीक है, अब हम मातृभाषा को समझेंगे। मातृभाषा क्या होती है? कोई बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, ठीक है, अगर दक्षिण में कोई बच्चा जन्म लेता है, दक्षिण भारत में, तो वो बच्चा अपने परिवार की जो भाषा बोलना सीखेगा, ठीक है, तो वो उसके मातृभाषा हो गई। हमारे भारत में अधिकांश लोग हिंदी भाषा ही बोलना सीखते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम अपनी मातृभाषा हिंदी मानते हैं। मातृभाषा हमारी क्या है? हिंदी। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्र माने विस्तृत हो गया थोड़ा सा। मातृभाषा हम जहाँ जन्म लेंगे उस जगह की, जो उस परिवार की जो भाषा है, वहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं वो भाषा हम बोलेंगे। राष्ट्र की भाषा का मतलब है राष्ट्र में अधिकांश जो भाषा बोली जाए, समझी जाए, जिसको बोलने और समझने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, वही उस देश की राष्ट्रभाषा हो जाती है। तो हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वो भाषा होती है जो किसी देश के द्वारा अपनाई जाती है। देखिए, हर देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा और राजभाषा होती है, ठीक है। अब ये नहीं कि हिंदी, हर देश की हिंदी ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा हो जाएगी, ऐसा नहीं। राजभाषा का मतलब होता है जब जो हमारे सरकारी कामकाज होते हैं, जो कार्यालय का काम होता है, लिखने पढ़ने का जो काम होता है, तो वो हमारी राजभाषा के रूप में, उसमें जो भाषा प्रयोग की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। जिसमें सरकारी कामकाज का काम किया, कार्यालय में काम होता है, जिस भाषा में, वही उसकी राजभाषा, उस देश की राजभाषा कहलाती है। तो यहाँ हमारी भी राजभाषा भी हमारी यहाँ हिंदी है, ठीक है। फिर अब एक पॉइंट और आया, मानक भाषा। मानक भाषा और होती है। मानक भाषा का मतलब होता है कि भाषा विद्वानों ने क्या किया, जैसे बहुत कई तरीके से शब्दों का विकास होता है, भाषा का जन्म होता है, ठीक है। तो उसमें समता लाने के लिए, उसमें बराबरी लाने के लिए विद्वानों ने मानक भाषा बनाई, उसका मानक रूप बनाया। जैसे पहले जिस शब्द को क्या कैसे लिखा जाता, मानो जैसे हम लिखते हैं मिट्टी, तो मिट्टी को पहले टा, फिर उसके नीचे टा बना के लिखा जाता था, ठीक है। ये है भाषा का प्राचीन रूप। कौन सा रूप? प्राचीन, ठीक, ये प्राचीन रूप हो गया। अब इसी को हमने आज की भाषा में इसका मानक रूप जो बनाया, जो प्राचीन थी, और ये मानक रूप हमें इसको सुधार करके इसको हमने इस रूप में ले लिया, खंड, मिट्टी, एक आधा टा हलंत लगा दिया नीचे, दूसरा टा, और इस तरीके से मिट्टी, ये इसका मानक रूप हो गया। यानी कि इसको, ये गलत नहीं है लेकिन ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये दिखाने के लिए, ये समता लाने के लिए, बराबरी लाने के लिए मानक भाषा का जन्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद अब हम चलते हैं लिपि की ओर। लिपि क्या है? लिपि, लिपि जो है, किसी भी भाषा के लिए कुछ संकेत चिन्ह, ध्वनि चिन्ह बनाए जाते हैं। जैसे हमारा मुँह से जैसी ध्वनि का उच्चारण होता है, उसी के अनुसार वर्णों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ध्वनियों को लिखने के लिए, उन्हें एक रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए, कुछ चिन्ह बनाए गए, उनको लिपि कहा गया। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, ध्वनियों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह, निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं, ठीक है। ये हुआ। और ये लिपि जो है वो हर भाषा की अलग अलग होती है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है।
उसके लिखने का तरीका अपना अपना होता है। हमारी जो भाषा हिंदी है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, इन चारों ही भाषाओं की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। क्या नाम है इसका? देवनागरी। ये लिपि का नाम है। ये हिंदी की लिपि है, संस्कृत की लिपि है, मराठी की भी है, गुजराती की भी है। ठीक है, देवनागरी लिपि। अब ऐसे ही इनके उदाहरण के रूप में लेते हैं तो पंजाब की जो लिपि है वो पंजाबी भाषा, पंजाब में जो बोलते हैं वो भाषा है पंजाबी। अब उसकी लिपि का नाम है गुरमुखी। मलयालम, जो केरल में भाषा बोली जाती है, उस भाषा का नाम मलयालम है और उसकी लिपि का भी नाम मलयालम ही रखा गया। ऐसी असम में असमिया भाषा और उसकी लिपि का नाम असमी। तो ऐसे आप अभ्यास करेंगे, आपकी बुक में ये सारी लिपियां दी होंगी, इनको आप देख करके अभ्यास करेंगे। विदेशों की भी भाषाएं हैं, विदेशों की भी लिपियां हैं। जैसे ईरान की भाषा जो है, ईरान की भाषा है फारसी। ठीक है, अब इसकी लिपि क्या है? फारसी की लिपि क्या है? फारसी की लिपि भी फारसी है। ऐसे ही जापान की जापानी, और जापानी उसकी लिपि भी जापानी, उसकी भाषा भी है। ऐसे चीन की चीनी भाषा है, चीनी उसकी लिपि है। फ्रांस की भाषा तो फ्रांसीसी है, लेकिन उसकी लिपि है रोमन। ठीक है, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं बोली। बोली क्या है? अब आप सोचेंगे कि हम जो बोलते हैं वही बोली है। बोली जो है वो भाषा का ही एक छोटा रूप है। बोली थोड़े सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, थोड़ा बड़ा होता है। या इसको हम ये कह सकते हैं, बोली स्थानीय रूप से बोली जाती है और जो भाषा है वो क्षेत्रीय रूप में बोली जाती है। ठीक है, तो बोली का रूप स्थानीय होता है। स्थानीय को हम सीमित भी कह सकते हैं, सीमित रूप में। ठीक है, अच्छा, और इसे हम बोली को और कह सकते हैं क्या? भाषा का अल्प विकसित रूप। अल्प विकसित माने जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ। अगर विकसित हो जाएगी तो भाषा नहीं बन जाएगी फिर, है ना? तो अल्प विकसित रूप, भाषा का अल्प विकसित रूप जो है वो बोली है। ठीक है, अब हम बोली के उदाहरण देखिए। बोली में कुमाऊनी, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है, कुमाऊनी है, अवधी है, बुंदेली है, हरियाणवी है ना? हरियाणवी है। इसके साथ ही हम जोड़ेंगे खड़ी बोली, जिसमें हम लोग बात करते हैं। ना, वो भी तो बोली है ना, जिसमें हम लोग बात करते हैं। तो जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं उसको खड़ी बोली कहते हैं। हिंदी जो है वो हमारे उत्तर भारत की भाषा है। ठीक है, तो इस तरह से हम विभिन्न राज्यों के संपर्क में हम अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बोली और भाषा, लिपि और भाषा, भाषा के रूप, लिपि यानी कि भाषा को लिखने के जो ध्वनि चिन्ह हैं वो लिपि कहलाते हैं। भाषा के रूप आपने समझे, मौखिक और लिखित। लिखने का तरीका लिपि से पता लगा, लिपि कहते हैं। जो लिखने का तरीका है वो लिपि कहलाता है। इसके बाद हमने बोली और भाषा में अंतर सीखा। इसके साथ ही हम आते हैं अब
इसका अंतिम पॉइंट रह गया है, अंतिम बिंदु रह गया है व्याकरण, है ना। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? भाषा से, फिर लिपि, और नंबर 3 पे आता है आपका व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो भी हमारा अध्ययन पूरा नहीं होगा, क्योंकि बिना इसका प्रयोग किए हम कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य शुद्ध रूप में ना ही लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी भाषा का प्रयोग करने के लिए जो नियमावली है, जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, उन नियमों से जो बना हुआ शास्त्र है, जो विधान है, जो तरीका है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने, समझने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें ही हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, सुनने, समझने, पढ़ने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें हम व्याकरण कहते हैं। आ गया ना समझ में व्याकरण? अब हम व्याकरण के भी 3 भाग करते हैं। व्याकरण के हम 3 भाग करते हैं, 1, 2 और 3। व्याकरण के हम 3 भाग करते हैं। एक में पहला है वर्ण विचार। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, ठीक है। इसमें हम अक्षर के बारे में, यानी वर्णों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनके क्या नियम हैं, वर्ण कैसे बनते हैं, वर्ण कितने हैं, वर्णों की संख्या क्या है, इनके भेद क्या हैं, ये सारी चीज़ हम वर्ण विचार में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है शब्द विचार। शब्द विचार में हम शब्दों के बारे में देखते हैं। शब्द कितने प्रकार के हैं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे शब्दों के द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्दों को कैसे जोड़ते हैं, उनको अलग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये शब्द विचार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। ये इसके ही पार्ट है व्याकरण के। ये व्याकरण के 3 पार्ट हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है? जब हमने वर्णों को आपस में जोड़ा तो बन गया शब्द, और शब्दों को आपस में जोड़ा तो बन गया वाक्य। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कैसे बनता है, हम वाक्य को कैसे पहचानें कि वो शुद्ध है, वाक्य की निर्माण प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीज़ें हम वाक्य विचार में पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हमारा ये पाठ पूरा हुआ, जिसमें हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना। अब आप खोलिए और इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से पाठ समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।